नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या के 8 साल बाद तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि न तो वेमुला दलित थे और न ही उनकी मौत में किसी की कोई भूमिका थी। उल्टे उसने ये भी कह दिया है कि वेमुला ने दलित न होने का भेद खुल जाने की वजह से आत्महत्या की थी। आप में से जो लोग रोहित के पूरे मामले से वाकिफ हैं, उन्हें याद होगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन, बीजेपी और एबीवीपी के नेताओं ने जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया था, उसी की वजह से वेमुला आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे। इसीलिए ये भी कहा गया था कि ये आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी, सांस्थानिक हत्या थी, इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। रोहित वेमुला की मौत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर उठे विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और माफ कीजिएगा, बंडारू दत्तात्रेय का नाम सुर्खियों में उछला था। विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी उत्पीड़न के आरोप लगे थे और एबीवीपी के गुंडों की भूमिका भी सामने आई थी। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने इस तरह की क्लोजर रिपोर्ट बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए दी है? ध्यान रहे, ये रिपोर्ट चंद्रशेखर राव की सरकार के दौरान 2018 में ही तैयार हो गई थी। यानी बहुत संभव है कि केसीआर ने बीजेपी के साथ कोई डील की हो और उसके तहत इस तरह की रिपोर्ट तैयार करवाई गई हो। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि इसे ठीक चुनाव के बीच में कोर्ट में दाखिल किया गया है, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसने और क्यों ये करवाया होगा। दूसरा सवाल ये है कि अब तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या पुलिस ने उसे अंधेरे में रखकर ऐसा किया है? अगर किया है, तो ये उसकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि राज्य के डीजीपी ने ऐलान कर दिया है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और इससे वो सहमत नहीं है और क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ध्यान रहे, कांग्रेस हमेशा से रोहित वेमुला के पक्ष लेती रही है। रोहित की मां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी, इसलिए कांग्रेस को तुरंत इस मामले में कदम उठाने होंगे, नहीं तो उसके विपरीत संकेत संदेश जा सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर रविकांत हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। डॉक्टर रविकांत, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो क्लोजर रिपोर्ट आई है, उस पर आपकी बुनियादी टिप्पणी क्या है? देखिए, बेहद निराशाजनक है और इसको लेकर के कहीं कोई संदेह भी नहीं। इसी तरह की रिपोर्ट आनी ही थी, लेकिन थोड़ी-सी निराशा इस बात को लेकर के भी है कि इस समय कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, डीजीपी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त हैं और उस समय ये क्लोज़र रिपोर्ट पेश हो रही है। हालाँकि अब दबाव पड़ने के बाद डीजीपी ने कहा है कि वो इस पर पुनः जाँच करवाएँगे। मुख्यमंत्री ने भी इसका ऐलान किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मृति ईरानी से लेकर के बंडारू दत्तात्रेय और एबीवीपी के उन तमाम गुंडों को बचाने की पूरी तरीके से साजिश हो रही है। मुझे लगता है कि रोहित वेमुला की जो आत्महत्या है, वो विशुद्ध रूप से सांस्थानिक हत्या थी। एबीवीपी और जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के सांसद थे, उनके दबाव के झेल नहीं पाने की वजह से रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी और ये लिखा भी था, जो आत्महत्या का उनका पत्र है कि जाति ही मेरे लिए एक हादसा थी, मेरा जन्म ही एक हादसा था। तो कितनी प्रताड़ना सही होगी, वो लोग कभी नहीं समझ सकते जो उस जाति भेदभाव का सामना नहीं करते। और राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां से भी मुलाकात की थी और लगातार वो इसके पक्ष में खड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें रोहित वेमुला एक्ट की बात की है कि इन तमाम शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की वजह से उत्पीड़न अगर होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए वो एक्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है देश को, यहाँ के लोगों को, दलितों को। ऐसे में तेलंगाना की तरफ से ये आना ज्यादा निराशाजनक है, लेकिन उम्मीद भी बनती है कि इसमें पुनः जांच होगी। और रोहित वेमुला के जो भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और जो भी जरूरी होगी कार्रवाई वो हम करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब निराशा उतनी नहीं है, क्योंकि आगे जांच होगी और जो भी उसमें गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी।
समय कितना भी लगे, और ये जो गुंडई है, मैं विशुद्ध रूप से कह रहा हूं, ये जो दक्षिण पंथ की गुंडई है, जो दलितों और पिछड़ों के इन संस्थानों में के आने की वजह से, उनके मेरिट से ये लोग जो भयभीत हैं, वो उसका सामना नहीं करना चाहते, और इसलिए ऐसे तमाम मेरिटोरियस छात्रों की दबाव में ला करके उनकी सांस्थानिक हत्या करना चाहते हैं। उनके लिए रोहित वेमुला की ये आत्महत्या, ये केस एक नजीर बने, ये कांग्रेस पार्टी को, ये उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना होगा कि ताकि कोई भी छात्र इस तरह का संस्थान में जाकर के भयभीत महसूस न करे। क्या आपको लगता है कि ये क्लोजर रिपोर्ट एक साजिश के तहत ऐन चुनाव के बीच में दाखिल करवाई गई है? हम सब जानते हैं कि सिस्टम में प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस, प्रो हिंदुत्व फोर्सेस होती हैं, पुलिस में भी हैं, हर जगह पर हैं, और ये बिना पुलिस महकमे को ध्यान में लाए और बताए ये दाखिल कर दी गई, एक एम्बेरसमेंट खड़ा करने के लिए वहां की कांग्रेस की सरकार के लिए, रेवंत रेड्डी के लिए, और राष्ट्रीय स्तर पर जो नैरेटिव बन रहा है उसको प्रभावित करने के लिए। नहीं, डेफिनेटली, और जो आप मैसेज देख रहे होंगे कल से लेकर के आज तक, वो मैसेज मुझे लगता है कोई उसी बीजेपी आईटी सेल का खेल है, जो तमाम दलितों के बीच में प्रचारित किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं, कि सीधे राहुल गांधी के काउंटर में, कि राहुल गांधी ने देखिए स्मृति ईरानी को बचाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी हैं उनकी प्रतिबद्धता अपनी जगह पर है, वरना वो व्यक्ति और वो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रोहित वेमुला एक्ट की बात नहीं करती। लेकिन मुझे एक और इसमें वजह लगती है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को महसूस कर रही है कि अब उसकी सरकार जा रही है? इस वजह से भी उसने आनन फानन में चुनाव के बीच में इस क्लोजर रिपोर्ट को शामिल किया है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन संविधान की वो ताकत है कि आज भले ही आप बच जाएं, अगर सरकार ठीक आती है और संविधान के अनुसार काम करती है, तो जिसने भी गुनाह किया है उसे बचना नहीं चाहिए। ये आश्वस्त करना होगा इस देश को। हालांकि जिस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरेआम हिंसा होती हो, लिंचिंग होती हो, दलितों की खाल खींच ली जाती है, ऊना का एक बड़ा केस, उसके बाद हाथरस का केस, जहां मूंछ रखने पर पिटाई होती हो, मोटरसाइकिल पर चलने पर गालियां दी जाती हो, जहां घोड़ी पर चढ़ने से उतार दिया जाता हो। गुजरात में एक आईपीएस को जब वो शादी करता है तो दूल्हे एक घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसे पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ये इसी देश में हो रहा है, और इस समय और भी ज्यादा भयावह है ये आक्रमण। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार से लोग उतने ही नाराज, निराश और परेशान हैं, और इसीलिए जो संविधान पर हमला किया गया, और अभी जो रोहित वेमुला के लेकर के जो मसला आया है, ये दुरुस्त किया डीजीपी ने वहां के, और रेवंत रेड्डी ने भी। अदरवाइज लोगों का गुस्सा कांग्रेस पार्टी पर भी निकल सकता था। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा क्रांति में तब्दील ना हो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा भी था कि हम चाहते हैं कि कोई क्रांति ना हो, कोई खूनी जंग ना हो, संवैधानिक तरीकों से सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो। और अगर लोग इस तरह का काम करेंगे कि जहां न्याय ही नहीं मिलेगा, तो फिर जो बाबा साहब की आशंका थी, वो आशंका कहीं इस तरह की भयावहता में तब्दील ना हो जाए, इसको लिए भी लेकर के प्रशासन को और शासन को आश्वस्त करना होगा। क्योंकि आप एक समाज को कब तक दबा सकते हैं? रोहित वेमुला की शहादत को, उसकी हत्या को लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? तो बेहतर होगा कि संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से न्याय मिले, और जो तमाम समाज है, और उसमें सिर्फ दलित नहीं है, जो भी प्रोग्रेसिव है इस देश में, चाहे वो अपर कास्ट के ही क्यों ना हो, वो भी रोहित वेमुला की इस सांस्थानिक हत्या से उतने ही परेशान थे, उतने ही दुखी थे, और वो भी न्याय की अपेक्षा करते हैं। अब इस पूरी क्लोजर रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी मतलब हिलाने वाली बात है, वो ये है कि वो रोहित वेमुला के दलित होने को ही नकार देती है। वो ये कहती है कि दलित तो थे ही नहीं, और उनकी माँ ने कहीं से कोई सर्टिफिकेट उनका दलित का बनवा दिया था, और वो कहीं खुल ना जाए, वो भेद कहीं खुल ना जाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की।
जबकि उसका पूरा बैकग्राउंड अभी आपने भी बताया कि किस किस तरह से उन्हें उनका उत्पीड़न हुआ और उसके बाद वो आत्महत्या करने को मजबूर हुए। तो ये इसको इस धूर्तता को, इस चालाकी को, इस पूरे इस नया मोड़ देने को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये डे 1 से चल रहा है और आपको वो पार्लियामेंट के भीतर स्मृति ईरानी और मायावती के बीच का जो बहस है वो भी याद आ रही होगी। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से हमला किया था मायावती पर, मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ था, जबकि मायावती रोहित वेमुला के उस आत्महत्या के केस को उठा रही थीं, रिज़ाइन किया था उस समय उन्होंने, लेकिन स्मृति ईरानी छाती कूट करके ये कह रही थी कि अगर रोहित वेमुला दलित निकल जाएं तो फिर मैं सब कुछ हार जाऊंगी। लेकिन जो रोहित वेमुला के बड़े भाई है राजा वेमुला, वो बराबर इस बात को कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं कि वो लोग माला जाति के हैं, जो एससी में आती है, उनका पालन पोषण ओबीसी जाति में हुआ है, उस परिवार में हुआ है। लेकिन फिर भी डाइवर्ट बार बार किया जा रहा है कि नहीं साहब, वो तो ओबीसी है, जबकि वो जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है वो ओबीसी परिवार है, वो मूल रूप से माला जाति के हैं, एससी हैं। तो ये केवल गुमराह करने के लिए, साजिश रचने के लिए, तो उल्टा आप केस बनवा देंगे कि साहब इन्होंने तो गलत सर्टिफिकेट बनाया, क्योंकि आपको उस हत्या को ढकना है, उस अपराध को ढकना है, उन अपराधियों को बचाना है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इस देश में ये लोग संविधान की जगह पर मनुस्मृति का विधान चला रहे हैं कि अगर ब्राह्मण ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा न्यूनतम होगी, और किसी दलित ने अपराध किया है तो उसको फांसी दे दी जाए। ये मनुस्मृति का विधान है। अब बंडारू दत्तात्रेय हो या स्मृति ईरानी हो या एबीवीपी के वो तमाम छात्र हो, अगर उनके मानसिक दबाव में रोहित वेमुला ने आत्महत्या की है तो वो केस उसका उसमें उसको सजा होनी चाहिए, जो भी सजा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको फांसी होनी चाहिए, लेकिन कानून सम्मत जो भी सजा हो वो होनी चाहिए और लोगों को ये लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है। लेकिन बार बार इसी पर आप मोड़ देंगे कि वो दलित नहीं थे, इसकी सफाई कौन देता रहेगा, कितने लोगों को देता रहेगा? बार बार ये वही लोग हैं जो हिटलर का प्रचार मंत्री कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलिए तो वो सच लगने लगती है। आप बार बार कहेंगे कि रोहित वेमुला तो दलित थे ही नहीं, ओबीसी थे, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब उनका पालन पोषण हुआ था ओबीसी समाज, ओबीसी परिवार में। वो मूल रूप से माला जाति के थे। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि जिन लोगों के कान बहरे हैं वो सुन लें। माला जाति के रोहित वेमुला थे, वो एससी समुदाय में वो जाति आती है, उनका पालन पोषण जरूर ओबीसी परिवार में हुआ था। तो इस आधार पर आप खारिज नहीं कर सकते हैं कि साहब उनका सर्टिफिकेट ही सही नहीं था। मान लीजिए, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए वो एससी नहीं थे, पहले तो थे, मान लीजिए नहीं थे, लेकिन किसी को मानसिक प्रताड़ना इस आधार पर दे सकते हैं क्या आप कि वो दलित नहीं है या गैर दलित को क्या मानसिक प्रताड़ना आप दे सकते हैं? सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है क्या? जो व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के सचेत है, जो छात्रों के हित को लेकर के सचेत है, जो वंचित समाज के छात्र हैं, उनकी परेशानियों को लेकर के सचेत है, तो क्या आप उसको प्रताड़ित करेंगे? आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो एससी नहीं है इसलिए हम प्रताड़ित कर सकते हैं। ये झूठ पर झूठ लगातार पेश किया जा रहा है। ये उन लोगों को बचाने की साजिश है। मुझे लगता है कि कानून अगर सही ढंग से काम करता है और कानून का पालन करने वाले लोग सही इरादे से काम करते हैं तो इन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। वो जो भी कानून सम्मत हो वो सजा उनको मिलनी चाहिए। जी, अपने दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रोहित वेमुला पीएचडी स्कॉलर थे और एबीवीपी की जो छात्र शाखा थी यूनिवर्सिटी के में, उसकी शिकायत पर रोहित वेमुला को और उनके साथ 4 अन्य लोगों को निलंबित कर दिया गया था। उनको निलंबित कर दिया था और उसके बाद 25,000 रुपए की जो फेलोशिप मिलती थी रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, वो भी खत्म कर दी गई थी, निलंबित कर दी गई थी। और उसके बाद जाहिर है कि रोहित वेमुला इतने सक्षम नहीं थे कि अपना खाना-पीना और रहन-सहन कर पाते, तो उसके बाद उन्हें मजबूरन भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी और वहाँ पर इन पर फिर तरह-तरह से जुल्म-ओ-सितम किए गए
और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर रविकांत? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। फेलोशिप रोक देना और जो दलित नौजवान पढ़ाई करने यहाँ तक पहुंचा है, कितने संघर्ष से पहुंचा होगा। आज जब प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट है, और ड्रॉप आउट में से नहीं कहता हूं, ये पुश आउट है बेसिकली, दलितों को धक्के मार करके स्कूलों से निकाल देना ताकि वो आपके कम वेतन पर आपके मजदूर बन सके, क्योंकि अंबानी और अडानी को तो की संपत्ति में खजाना उनका भरना है, तो वो सस्ते लेबर में तब्दील हो, ये उनकी मानसिकता है। वो पढ़ लिख ना सकें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने पहला सूत्र दिया था खास करके दलितों के लिए, वंचितों के लिए, कि एजुकेट होना है। एजुकेशन ही उनकी मुक्ति का मार्ग है, न कोई धर्म, न पूजा पद्धति, न कोई और तीसरा मार्ग। दलितों और वंचितों का एकमात्र अगर मुक्ति का मार्ग है तो वो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा। वो विश्वविद्यालयों से होकर के जाता है। और आज अगर वो दलित हो या पिछड़े हो, वो नौजवान अगर विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं तो तकलीफ किनको है? जो उन विश्वविद्यालयों पर काबिज हैं, जिन्हें बगल में बैठने वाला व्यक्ति अगर वो दलित है या पिछड़ा है, जिनको गंध आती है, जिनको शर्म आती है, और उन्हें लगता है कि अरे मेरे बराबर में आकर के बैठ गया है, इसीलिए वो इन विश्वविद्यालयों से इन तमाम छात्रों को ही नहीं, वो अध्यापकों के साथ भी यही दुर्व्यवहार करते हैं, लगातार प्रताड़ित करते हैं। वो तमाम ऐसे अध्यापक हैं, एक नहीं, बोलते भले ही ना हो, लेकिन बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके मेरिट पर रोज सवाल होते हैं। तो यहां तो विद्यार्थियों का मसला है, अगर उसके पास फेलोशिप नहीं है, वो परिवार जो एक ओबीसी परिवार में जिसका पालन पोषण हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दलित छात्र रहे हैं जिन्होंने फेलोशिप के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण किया है, उसमें एक मैं भी हूं। जब मुझे जेआरएफ मिला तो मैं अपने घर में देता था, मेरे घर का पालन पोषण होता, और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों छात्र होते थे जो अपने माँ बाप की मदद कर रहे थे। रोहित वेमुला भी उनमें से, और उनसे कहीं ज्यादा, हम में से कहीं ज्यादा कमजोर था। और उस व्यक्ति पर हमला होता है, कैंपस में हमला होता है, मेंटली टॉर्चर उसको किया जाता है, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मैं एक बात और जोड़ दूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओबीसी के आरक्षण का भी जी भर करके विरोध किया था कि शिक्षा में कहीं इनकी भूमिका ना बढ़ जाए, ये पढ़ लिख ना जाए। 2006 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण किया था ओबीसी का, पूरे देश में कोहराम मचा था, क्योंकि जो डेमोग्राफी बदल रही है आज विश्वविद्यालयों की, जो डिस्कोर्स बदल रहा है, दलित पिछड़े अपने अपने अधिकारों को लेकर के सचेत हुए हैं। आप बापसा को देख लीजिए, जेएनयू में अभी महासचिव चुनकर के एक लड़की आई है। दक्षिण भारत में भी लगातार उन तमाम विश्वविद्यालयों में ये छात्र संगठन वहां अपने हितों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या ये गुनाह है? इस देश का संविधान ये कहता है कि छात्र संगठन बना सकते हैं, अपने हितों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन रोहित वेमुला जैसा छात्र, वो भी बेहद मेधावी, जो साइंटिस्ट होने का सपना देखता था, जो सितारों से बात करना चाहता था, आप उसके मेरिट को लेकर के केवल उसके उन शब्दों को पढ़ लीजिए, उस पत्र को पढ़ लीजिए, उसकी मेरिट समझ में आती है, उसका सपना समझ में आता है। अब आपने कहा है तो मैं उनका पत्र पढ़ ही देता हूँ। पत्र मेरे सामने है जी। उन्होंने लिखा है, शुभ प्रभात। जब आप यह पत्र पढ़ेंगे तब मैं आसपास नहीं रहूंगा। मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सचमुच मेरी परवाह करते थे, मुझसे प्यार करते थे और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे साथ हमेशा समस्याएं थी। मुझे अपनी आत्मा और शरीर के बीच बढ़ती हुई खाई महसूस होती है और मैं राक्षस बन गया हूँ। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था, कार्ल सागन जैसा विज्ञान का लेखक। आखिरकार यही एकमात्र पत्र है जो मुझे लिखने को मिल रहा है। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था, कार्ल सागन जैसा विज्ञान का लेखक। मुझे विज्ञान, तारे, प्रकृति से प्यार था, लेकिन फिर मैंने लोगों से प्यार किया, बिना ये जाने कि लोगों ने बहुत पहले ही प्रकृति से तलाक ले लिया है। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हैं, हमारा प्यार बनाया हुआ है, हमारी मान्यताएं रंगीन हैं, हमारी मौलिकता कृत्रिम कला के माध्यम से मान्य है।
बिना चोट खाए प्यार करना वाकई मुश्किल हो गया है। मनुष्य का मूल्य उसकी तात्कालिक पहचान और निकटतम संभावना तक सिमट कर रह गया है। एक वोट के लिए, एक संख्या के लिए, किसी चीज को, मनुष्य को कभी भी मस्तिष्क नहीं माना गया। तारे की धूल से बनी एक शानदार चीज के रूप में, हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, सड़कों पर, राजनीति में और मरने जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूँ, किसी अंतिम पत्र का मेरा पहला अवसर। यदि मैं अर्थ समझने में असफल हो जाऊं, तो मुझे क्षमा करें। मेरा जन्म मेरी घातक दुर्घटना, ये सबसे मार्मिक लाइन है। मेरा जन्म मेरी घातक दुर्घटना है। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उबर नहीं सकता। मेरे अतीत का अप्राप्य बच्चा। हो सकता है कि दुनिया को समझने में हर समय गलत था। प्रेम, दर्द, जीवन, मृत्यु को समझने में कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी करता था। जीवन शुरू करने के लिए बेताब हूँ। इस बीच कुछ लोगों के लिए जीवन ही अभिशाप है। मेरा जन्म मेरी घातक दुर्घटना है। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उबर नहीं सकता। मेरे अतीत का अप्राप्य बच्चा। इस वक्त मैं आहत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो बस खाली हूँ, अपने बारे में बेपरवाह। ये दयनीय है और इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। लोग मुझे कायर करार दे सकते हैं और मेरे चले जाने के बाद स्वार्थी या मूर्ख। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे क्या कहा जाता है। मैं मृत्यु के बाद की कहानियों, भूत प्रेतों या आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। अगर मुझे किसी चीज पर विश्वास है, तो मुझे विश्वास है कि मैं सितारों तक यात्रा कर सकता हूँ और जानिए दूसरी दुनिया के बारे में। यदि आप जो ये पत्र पढ़ रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मुझे मेरी 7 महीने की फेलोशिप 1,75,000 रुपए दिलवाने होंगे। कृपया ये सुनिश्चित करें कि मेरे परिवार को इसका भुगतान किया जाए। मुझे राम जी को कुल 40,000 देने हैं। उसने उनसे कभी वापस नहीं पूछा, लेकिन कृपया उसे उसमें से भुगतान करें। मेरा अंतिम संस्कार मौन और सहज हो। ऐसा व्यवहार करो जैसे मैं अभी प्रकट हुआ और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाओ। जान लो कि मैं जिंदा रहने से ज्यादा मरकर खुश हूँ। छाया से सितारों तक। उमा अन्ना, इस चीज के लिए अपने कमरे का उपयोग करने के लिए क्षमा करें। एस एएसए परिवार को, आप सभी को निराश करने के लिए खेद है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। एक आखिरी बार के लिए जय भीम। फिर आगे लिखते हैं, मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। किसी ने भी मुझे इस कृत्य के लिए नहीं उकसाया है, चाहे अपने कृत्यों से या अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद इस बात को लेकर मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान मत करना। कितना मार्मिक लेख है, कितना समझदारी। इस पत्र को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि हमने कितना मेधावी स्कॉलर खोया है। इस पूरे सिस्टम के दबाव में किस तरह की घुटन उसने झेली और फिर अपने जीवन का अंत कर लिया। डॉक्टर रविकांत। और कितना दार्शनिक भी। बिल्कुल। जो शब्द हैं उसमें जो लिखा गया है कि इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन असल में ये समाज उसके लिए जिम्मेदार है और उस हद तक जिम्मेदार है कि उसने रोहित वेमुला को ये लिखने के लिए विवश किया, रोहित वेमुला को गले में फंदा डालने के लिए विवश किया। क्या हम ऐसे ही समाज को घुटते हुए रहने देंगे या हम समाज को बेहतर बनाएंगे? समाज को समता और न्याय और बंधुत्व के आधार पर हम संचालित करेंगे, ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं। अगर वो आश्वस्त नहीं करते, तो एक रोहित वेमुला को तो हमने खो दिया है, कई और रोहित वेमुला जा सकते हैं हमारे बीच से। इसलिए जरूरी है कि ये हर जो साल जा रहे क्लोजर हैं रिपोर्ट है, रविकांत जी, हर साल जा रहे हैं। तमाम डेफिनेटली हिंदुस्तान के बड़े संस्थानों में हर साल इस तरह की मौतें हो रही हैं, सुसाइड हो रही हैं और लोग, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, वो छोड़ के भी चले जाते हैं। इतना उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो बीच में अपनी शिक्षा खत्म रोक देते हैं। जी। वो पायल तड़वी से लेकर के बहुत सारे इस तरह के और उदाहरण आए हैं सामने। कुछ तो ऐसे हैं जो आपने कहा कि छोड़ करके चले जाते हैं, वो घर में जाकर के वही मजदूरी में जीवन अपना यापन करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रताड़ना वो
नहीं सह पाते। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि ये जो पूरा पाखंड है, और उन्हें चिंता इस बात की थी कि जो गांव के लोग हैं, जो पूरा ब्राह्मणवाद है, जो सामंतवाद है, वो गांव से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोगों के भीतर है। अब विश्वविद्यालयों में जो लोग हैं वो अज्ञानी नहीं है। एक बार हम गांव के लोगों को छोड़ दें कि मान लीजिए उनकी मानसिकता है, उनकी संरचना उस तरह से हुई है, लेकिन जिसने पढ़ाई की है, जिसने दुनिया भर के तमाम सिद्धांतों को पढ़ा है, जो जानता है कि समाज कैसे होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अगर वो उसी ब्राह्मणवाद को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, तो उस पूरे वर्चस्ववाद को, उस मानसिकता को दिखाता है कि वो यूं ही केवल जाति के आधार पर अपना वर्चस्व और अपनी श्रेष्ठता कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तकलीफ है कि ये हमारे बराबर में आकर के खड़े हो गए। अब वो सिर्फ आज नहीं, अब आप अरुण शौरी को याद कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने क्या लिखा? वो ज्ञान का पुंज। लेकिन अरुण शौरी कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर थर्ड डिविजनर थे। ये उस पूरी विचारधारा की पूरे वो बनावट है, पूरी मानसिकता है उन लोगों की कि जिन्हें जो संस्कार में मिला है उसी के जरिए वो संचालित होना चाहते हैं। वो अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी वो जाति को नहीं छोड़ सकते। ऐसे अभी भी बहुत सारे उदाहरण है, बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी जाति की उच्चता और निम्नता का भाव उनके दिमाग में है, तो वो कहीं पर भी पहुंच जाए। विश्वविद्यालय में चाहे प्रोफेसर हो, कुलपति हो, या विद्यार्थी हो, या कोई टेक्नोक्रेट हो, कोई डॉक्टर हो, लेकिन इससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो प्रताड़ना है हजारों साल की, इसे आजादी के आंदोलन में दफन करने की कोशिश की गई। संविधान ने एक ऐसा विधान तैयार किया कि ताकि ये जो अन्याय है, जो असमानता है, वो खत्म हो। और मानसिक रूप से भी जो ये भी एक किस्म की बीमारी है। जो श्रेष्ठता बोध लेकर के जीता है, वो भी एक बीमारी है। वो उस बीमारी को नहीं खत्म करना चाहते। मनुष्य में भेद करना, इससे बड़ी बीमारी मुझे लगता है साइकोलॉजी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। लेकिन अगर ये चल रहा है तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, और इस देश को आगे बढ़ना होगा। अगर आपको सचमुच भारत को समृद्ध बनाना है, विश्व गुरु जैसा टर्म तो उसी में आता है, लेकिन असल में आपको भारत को मजबूत और समृद्ध बनाना है तो लोगों को समृद्ध बनाना होगा, और समता परक और न्याय परक व्यवहार करना होगा, अवसर उपलब्ध कराने होंगे, तभी आपको वो मेरिट मिलेगी। क्योंकि लोहिया जो कहा करते थे कि मेरिट से अवसर तय नहीं होते, अवसर से मेरिट तय होती। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रविकांत, जाहिर है कि हम अपनी 80% आबादी के साथ इस तरह का व्यवहार करके अपने देश को न समृद्ध बना सकते हैं, न विकसित बना सकते हैं। ये नारेबाजी हो सकती है, जुमलेबाजी हो सकती है, सच्चाई से बहुत परे। और हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में जो भारतीय गए हैं, उनमें भी किस तरह का जाति भेद, रंग भेद है। वो वहां भी आंदोलन चल रहे हैं कि वहां के लोग उनके साथ जो जाति भेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। तो ये विश्वव्यापी बीमारी है हमारे हिंदू समाज की, हमारे भारतीय समाज की बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ दूसरे धर्मों में भी ये जाति व्यवस्था काम करती रहती है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर रविकांत कि न केवल ये जो झूठे तथ्य रखने की कोशिश की, तथ्य तो कहना नहीं चाहिए, झूठ को इस पुलिस ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसका पर्दाफाश होगा, कौन लोग थे इसके पीछे, और कार्रवाई भी होगी जो इस पूरे कांड में सम्मिलित थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद बातचीत करने के लिए।